देखिए 10वां क्लास का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका डेट आ चुका है, ठीक है, कि उसका एग्ज़ाम कब होगा। उसका एग्ज़ाम 9 मार्च से 26 मार्च के बीच होगा। तो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर स्टार्ट अभी तक नहीं किए हैं तो एग्ज़ाम होगा उससे पहले इन्होंने क्या किया है कि मॉडल क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया है वेबसाइट पे, ठीक है। तो मॉडल क्वेश्चन क्या होता है कि मॉडल क्वेश्चन में दिया जाता है सवाल, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का दिया जाएगा, जैसे फिजिक्स, साइंस का दिया जाएगा, विज्ञान का, गणित का, इंग्लिश, हिंदी, सब का दिया जाता है। अब क्या रहता है उसमें पैटर्न रहता है, जिस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाएगा एग्जाम में उस वैसा पैटर्न रहता है और उस तरह का सवाल रहता है। तो हर एक साल कम से कम 3 मॉडल सेट दिया जाता है। तो पहला सेट अपलोड किया गया है। तो तीनों सेट को अगर हम पूरी अच्छी तरह से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा 70% नंबर आराम से आ जाएगा बोर्ड में। तो पहला सेट है, देखते हैं। पहला सेट को बांटा गया है 3 भाग में, 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है, 2 ग्रुप में। पहला ग्रुप में दिया है भौतिकी और रसायन को दिया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को। सेकेंड दूसरा ग्रुप है उसमें दिया है सिर्फ बायोलॉजी को, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितना है? टोटल क्वेश्चन है 27। और 27 क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है उसका कुछ सब पार्ट है, 2 है उसका भी कुछ, उसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो आज हम क्या करेंगे कि जितना जो मॉडल क्वेश्चन है उसको देखेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है उसको। सबसे पहले एग्जाम में नंबर लाने का आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना है और दूसरी बात क्वेश्चन को लिखना है। अगर हमें आंसर आता भी है तो क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है वो देखना है हमें। क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है कि एग्जाम जो जो भी उसको चेक करेगा क्वेश्चन को, उसको क्या करना चाहिए, समझ आना चाहिए अच्छे से, मतलब कि बच्चे को समझ में आया है। पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं। पहला सवाल है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए प्रकाश की किरणें गमन करती है, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। देखिए जो प्रकाश का किरण पूछा जा रहा है कि कैसे गमन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन, ये इसको हटा देते हैं, सीधी रेखा में नहीं, टेढ़ी रेखा में नहीं करता है। जो प्रकाश, जो सूरज का लाइट होता है, रोशनी, वो सीधा रेखा में चलता है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी दिशा में एक जो ऑप्शन दिया हुआ है, इससे ये और ये, इसमें हम कंफ्यूजन हो सकता है हमें। कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लाइट है, एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ से हम सूरज बल्ब जला है, ठीक है, ये एक बल्ब है। तो सूरज का रोशनी इधर भी जाएगा, इधर बल्ब का रोशनी इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, तो ये किसी भी दिशा में जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया कि गमन, क्या पूछा गया है सवाल में, क्या है कि गमन करती है, मतलब चलती है कैसे, तो वो सीधी रेखा में चलती है। तो इसका पहला उत्तर का पहला ऑप्शन का ये हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा कि सीधी रेखा में चलती है। अब दूसरा सवाल में आते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है कि निर्वात में, निर्वात मतलब क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम किसको बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जैसे 3 × मीटर/सेकेंड, ठीक है। पूछा गया कि वैक्यूम में निर्वात, ठीक है, निर्वात किसको बोला जाता है, ऐसा जगह जहाँ पे कुछ भी ना हो, हवा भी नहीं रहता है, उसको बोलते हैं निर्वात, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो वहां पे जब सूरज का लाइट चलेगा, ठीक है, तो कितना स्पीड रहेगा उसका, 3 4 ऑप्शन है। हम लोग को अक्सर मालूम रहता है कि इतना होता है, ठीक है, 3 × 10⁸ ये सबको मालूम है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसको देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। इसके देने के, दिमाग थोड़ा सा लगा, इसको देने के पीछे क्या कारण है कि सब लोग, हम लोग जानते हैं कि इतना 3 × 10⁸ इतना होता है लाइट का स्पीड, ठीक है। लेकिन मिलीमीटर/सेकंड में होता है कि सेंटीमीटर/सेकंड, किलोमीटर/सेकंड या मिलीमीटर/सेकंड। ये जो मात्रक है बहुत मायने रखता है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर/सेकंड होता है। 3 × 10⁸मीटर/सेकंड इसका होता है प्रकाश की गति, ठीक है। फिर अगला सवाल है, धारा मापने का यंत्र को कहते हैं, जो धारा करंट जो होता है, बिजली का करंट, धारा, उसको मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है एमीटर,
ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर। तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर। चौथा ऑप्शन है मोनोमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि धारा मापने का जो किससे मापा जाता है, यंत्र, ये सब सारा यंत्र का नाम है। तो हमको अगर मालूम नहीं रहेगा कि धारा मापने का यंत्र क्या है, लेकिन हमको ये तीनों का जान मालूम रहेगा कि वोल्टमीटर क्या नापता है, वोल्टेज नापता है, थर्मामीटर क्या नापता है, तापमान नापता है, और मोनोमीटर का है ये प्रेशर को नापता है, ठीक है। तो ये एमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। एमीटर क्या होता है, धारा को नापता है। तो हमको क्या होता है अगला, जैसे कि अगर हूबहू क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आया तो ये पूछ सकता है कि वोल्टेज किससे नापा जाता है, तो वोल्ट मीटर। मतलब यही ऑप्शन से 4 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक तो ये हो गया, एक तो ये, एक तो 4 क्वेश्चन बनाए। तो हमको मालूम रखना है कि अभी जो मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन जो बना रहे हैं, तो जितना ऑप्शन है एक क्वेश्चन में, सबको हम लोग सब ऑप्शन के बारे में जानना है, ठीक है। अगर सब ऑप्शन के बारे में जान गए तो आराम से कुछ भी दे देगा तो बना लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं। अगला है V बटा आई। V बटा आई का अनुपात कहलाता है। V बटा आई का अनुपात क्या होगा, ठीक है, इसका अनुपात क्या होगा। तो इसका भी 4 ऑप्शन है, सब ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। प्रतिरोध, प्रतिरोध है दूसरा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारा चालकता। तीसरा ऑप्शन है विभव। लास्ट ऑप्शन है विभवांतर, ठीक है। तो इसमें देखिए V बटा जो I है, ये क्या होता है, V है हमारा वोल्टेज है, I क्या हमारा धारा है, ये क्या है वोल्टेज है, वोल्टेज। हम पढ़े थे कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। देखिए हमारा वोल्टेज कितना ज्यादा कब होगा, जब हमारा धारा, ये जो प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होगा तो वोल्टेज हम ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला था हमको याद है, तो भी आई को नीचे ले आए तो आर बचा। आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिरोध। भी बटा आई का अनुपात क्या होता है, प्रतिरोध। अब देखते हैं आगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, Fe3 Fe2O3 प्लस Al2O3 और क्या है 2Fe। ये पूछ रहा है कि ये दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो अभिक्रिया दिया गया है किस प्रकार का अभिक्रिया है, और सब अभिक्रिया का नाम लिखते हैं, भी देखते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया ग में क्या है, देखिए इसको बनाने से क्या फायदा है कि अभी हमारा पहले का रिवीजन भी हो जा रहा है। द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए
ये जो हमारा अभिक्रिया दिया हुआ है, ये कौन सा अभिक्रिया है, इसको हम पता कैसे लगाएंगे। हमको मालूम है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया में मान लीजिए कि दो गो ये रहता है, तो ये दोनों आपस में मिल के क्या बना लेता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है। दो लोग मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में होता है। वियोजन में क्या होता है, वियोजन में होता है कि मान लीजिए ये अभिक्रिया है, इसमें गर्मी दिए थोड़ा सा उष्मा, तो ये टूट जाता है, ठीक है, एक से दो में बढ़ जाता है, वियोजन में अलग हो जाता है। द्विविस्थापन और विस्थापन में क्या होता है कि विस्थापन को पहले देखते हैं। विस्थापन में होता है जैसे कि ये अभिक्रिया को देख लीजिए, इसका उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि क्या करता है, ये जो है ना Fe3O2 Fe2O3 और ये दो L2 अल्मीनियम और इसको मिला दिए हैं। ये क्या करेगा ना, यहाँ आएगा, ठीक है, एक कहेगा ना, एक आएगा, एक Fe को लात मार देगा, ये बोलेगा भाग यहाँ से, हम एक साथ रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन कर लिया तो क्या किया, अल्मीनियम जो है इसको विस्थापित कर दिया, हटा दिया। किसको हटाया, Fe को हटा दिया। Fe बेचारा अकेले रह गया इन्हें, और ये बचा अल्मीनियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर लिया। तो क्या हुआ, अब यहाँ हुआ, ये विस्थापित हो गया, ठीक है। अब विस्थापित हुआ तो कै गो विस्थापन हुआ, एगो विस्थापन हुआ, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगर दू गो होता, एकरो में कुछ जुड़ल रहता, तो ये कहता ना कि ठीक है तू हमारा वाला हटा रहा है, Fe बोलता कि तू ठीक है हमारा O3 को तू ले जा, और ये बोलता कि ठीक है तुम्हारे साथ कुछ जुड़ल है, मान लो B ऐसा कुछ, तो हम उसके साथ हम बॉन्ड बना लेंगे। तो दूसरा से बॉन्ड बना लेता दोनों एक दूसरे से, तो वो हो जाता द्विविस्थापन। तो इसका उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, सिरका कौन सा अम्ल में पाया जाता है। सिरका जो है कौन सा अम्ल में पाया जाता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका एक पदार्थ है, ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। दूसरा है लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, घ में क्या है लास्ट में हमारा, टार्टरिक अम्ल। देखिए सिरका जो होता है हमको किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। लेकिन हमको ये तीन गो ऑप्शन है, इससे क्या वो 4 क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन से, बाकी ये तीनों ऑप्शन से भी कुछ 3 क्वेश्चन बन सकता है। तो हमको ये भी पता रखना है कि ये सब किस में पाया जाता है। तो ये तो हो गया कि सिरका एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, दही में। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल है देखिए ये नींबू में पाया जाता है, ठीक है, नींबू में। और ये टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये फल में पाया जाता है, जैसे कि केला हो गया, केला, अंगूर, ये सब में पाया जाता है। ये जो सवाल है हमारा कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हम कर रहे थे पहला क्वेश्चन का हमारा 4-5 पार्ट था, और दूसरा क्वेश्चन का पहला इससे किए, अभी दूसरा पार्ट है ये। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, मतलब तीसरा क्वेश्चन 2 के अंदर और एक क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। साधारण नमक का सूत्र क्या है, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, ये याद रखिएगा। हम लोग पढ़े थे साधारण नमक का, हम लोग साधारण नमक का सूत्र पढ़े थे, अम्ल क्षारक लवण में पढ़े थे कि साधारण नमक से हम बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, धोने का सोडा कैसे बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा आप।
तो साधारण नमक ये हुआ। और अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच मान 5 से कम है तो वह क्या होता है? विलयन का मान क्या है? 5 से कम है, पीएच 5 से कम है, पीएच कोई एक विलयन दिया गया है, उसका पीएच कितना होना चाहिए? 5 से कम दिया है, ठीक है। तो वो क्या है? क में अम्ल, ख में क्षारक, ग में लवण, लवण और तीसरा क्या है? कोई नहीं। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि जैसे पीएच स्केल में क्या होता है कि जो 7 होता है ना, न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 से इधर जाते हैं तो ज्यादा अम्लीय होता है, 7 से इधर जाते हैं तो क्षारीय होता है, ठीक है। 7 से कम है, 5 क्या है? 7 से कम है, तो हमारा क्या होगा? इसका उत्तर अम्ल होगा, ठीक है। तो उस विलयन का पीएच 7 से कम है तो वो अम्ल होगा, क्षारक नहीं होगा। अगला सवाल है, CaCl2, जो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? इसका नाम क्या है? देखिए, इसका उत्तर है विरंजक चूर्ण। हम पढ़ चुके हैं ये अम्ल, क्षारक, लवण में हम जितना पढ़ाए हैं सब आया है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। धोने का सोडा, धोने का सोडा। ग में इसका है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। घ में है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम विरंजक चूर्ण का ये CaCl2 फॉर्मूला होता है, सूत्र हम पढ़े थे ये, और वही सवाल आया है। बहुत आसान आसान सवाल दिया जाता है 10th में। अगला सवाल है, अब खाली स्थानों को भरना है, ठीक है। पहला सवाल जो है खाली स्थान में, जैसे कि खाली स्थान में मतलब पहला तीसरा सवाल है, ये पूरा सेट का ये तीसरा सवाल है। अब अभी जितना हम सोल्व किए वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आया था, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो सवाल था वो सब पार्ट था वो सबका। अब तीसरा सवाल हमारे सामने आता है, एक तीसरा सवाल में जो खाली स्थान अब इसके बाद है, तो पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, ठीक है। r दिया हुआ इसका त्रिज्या, उस फोकस की दूरी क्या होगी? फोकस बराबर हम जानते हैं r बराबर हमारा जो रेडियस होता है, ठीक है, किसका? अवतल दर्पण का। अगर r निकालना है, अगर आपको f मालूम है तो r निकालना है तो 2f होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फोकस हमसे पूछा है, फोकस बराबर r/2। ये हो गया पहला, तीसरा का। चौथा में क्या है? आवेश का ऐसा यूनिट क्या है? 4 में आवेश, आवेश का ऐसा यूनिट कितना होता है? कूलम्ब होता है, कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। पांचवा में क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन जो होता है उसका सामान्य सूत्र हम पढ़े थे, क्या होता है? तो वो होता है CnH2n+2। छठा नंबर जो है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को, हाँ ये अभिक्रिया हम पढ़े थे। ये क्या करता था? अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। अभिक्रिया याद कीजिए ना, पहले बोले थे कि आपको अम्ल गैस्ट्रिक हो गया, ठीक है, एसिडिक हो गया है, तो आप क्या कीजिए थे? आपको जो दवा दिया जाता है वो क्या रहता है? क्षारीय रहता है। वो क्या करता है? दोनों मिलके, एसिड और बेस मिलके नमक और पानी बना लेता है। तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब क्या हुआ कि उदास हो जाना। जैसे कि कोई नहीं होता है निराश हो जाता है, कोई बहुत ही खुश होता है, उसको एक दुख भरी कहानी सुना दीजिए तो उदास हो जाता है। इसी तरह से अम्ल या क्षारक जो होता है बहुत प्रबल होता है, ताकतवर होता है, ठीक है, ठीक है। अम्ल मान लीजिए इसमें क्षारक मिला दिए, ठीक है, तो उदास हो जाएगा, मतलब उसका इफेक्ट जो होता है ना, उसका पावर खत्म होने लगता है। अब पूरा एकदम जितना अम्ल है उतना क्षारक मिला दीजिए, पूरा खत्म हो जाता है। उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण। तो यही पूछा था कि अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है।
अब जो 7वां जो प्रश्न है उसमें बोला गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना था, शायद 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का हो सकता है। तो इसमें बोला गया है कि परावर्तन का नियम लिखना है। और हमको लिखना कैसे है एग्जाम में, कि इस तरह से लिखना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम निम्न है, या फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि ये देखिए प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या है, यहाँ की आपतित होगा। ठीक है, आपतित किरण, तो इसको आप क्या कीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु सभी एक तल में होते हैं। अब क्या कीजिए ना कि इसको जो इसमें मेन जो पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दीजिए, या फिर ब्लैक पेन से लिखे, या फिर उसको उसके नीचे ये ऐसे लगा दीजिए, अभिलंब आपतन बिंदु। ये 3 चीज मेन है। ठीक है, ये क्या होता है कि एक ही तल में होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद फिगर बना देंगे एक, इसमें बनाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि जैसे कि एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण में एक इधर से सूरज का किरण आया। ठीक है, प्रकाश का किरण इधर से आया और इधर निकल गया, तो ये इधर जो आ रहा है वो क्या है, आपतित किरण है, और इधर से जो चला जा रहा है वो क्या है, परावर्तित किरण है। और अभिलंब बिंदु कौन सा है, ये वाला बिंदु को अभिलंब बिंदु बोलते हैं। और सारा चीज कहाँ पे है, एक ही तल में, यही पे है ना, एक ही तल में। इसका मतलब ये समझ में आ गया, इतना लिखने के बाद समझ में आ जाएगा कि इसको आता है, इसके पास नॉलेज है। अब द्वितीय नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। जो परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होता है ये पहले जान लीजिए, अगर नहीं जानते तो। अर्थात ये परावर्तन कोण, आपतन कोण, ठीक है, इसको भी इस तरह से मार्क कर दीजिए। ठीक है, या फिर दूसरा कलम से लिख दीजिए, ब्लैक या ब्लू से। ठीक है, आपतन कोण सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो अब इसमें भी हम क्या करते हैं कि एक दर्पण बना दिए, समतल दर्पण। ठीक है, इसमें से हम दिखा रहे हैं कि इधर से एक अति प्रकाश का किरण आ रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ के गिरने के बाद क्या हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है और इधर की ओर जा रहा है। अब जो ये जो होता है इसको बोलते हैं, ये किधर गया, तथा अभिलंब आपतन बिंदु, तो ये होता है नॉर्मल, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इससे जो एंगल बनता है इधर जो इससे इस साइड वाला एंगल बनता है, जो आपतित कोण है, आपतित सूरज का किरण है, इससे इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसको बोलेंगे आपतन कोण, इधर इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो हमेशा ये होता है कि ये दोनों बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। अगर बराबर नहीं है तो ये जो इसका नियम है उसको फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम दिखा दिए इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे दिखा दिए, ये करके ऐसे लिख देंगे, तो ये हमको इसमें पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और इसके बाद आगे जो कॉपी जांच होगा, ये शिक्षक के मन में ये रहेगा कि इसको कुछ आता है। ठीक है, इसके पास नॉलेज है, तो अच्छे से कॉपी चेक किया जाएगा।